वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और मौर्य साम्राज्य हमारा समाप्त हो चुका है। उसके बाद आपका सबसे मेन पार्ट सातवाहन वंश और कनिष्क और कुषाण वंश जो आता है। तो कंटिन्यूटी बनाने के लिए 2-3 क्वेश्चन हम शुंग वंश के देखते हैं और शुंग वंश के बाद कर्ण आता है, कर्ण के बाद सातवाहन का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश के पश्चात किसने राज्य स्थापित किया? शुंग वंश आता है। पुष्यमित्र शुंग कौन था जिसने शुंग वंश की स्थापना की? वह कौन था? मौर्यों का सेनापति। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि कंटिन्यूटी में हम चलते जाएंगे। तो अभी सातवाहन आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और कनिष्क जो एंशिएंट हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। तो 2-3 क्वेश्चन ये करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, जो पुष्यमित्र शुंग था वह किसकी हत्या करके राजा बनता है? तो पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके राजा बनता है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। और पुष्यमित्र शुंग उसकी हत्या करके राजा बनता है, शुंग वंश की स्थापना करता है। पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का उपासक था? तो यह ब्राह्मण धर्म का उपासक था। जो शुंग शासक थे, इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी विदिशा। शुंग काल में किस प्रसिद्ध स्मृति ग्रंथ की रचना हुई? तो मनुस्मृति की रचना होती है आपके शुंग काल में। पुष्यमित्र शुंग को किसने पराजित किया था? तो कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया पुष्यमित्र शुंग को। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन होता है? आपका देवभूति। शुंग वंश के बाद शासन आता है कर्ण वंश का। कर्ण वंश से एग्जाम में खास पूछा नहीं जाता है। तो अब कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश आता है और इसकी स्थापना कौन करता है? सिमुक। सिमुक ने की सातवाहन वंश की स्थापना। अब सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम एक महान शासक रहे हैं। इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो नानाघाट अभिलेख से हमें सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। सातकर्णी प्रथम को पुराणों में क्या कहा गया है? तो इसे कृष्ण का पुत्र कहा गया है। अजंता की गुफाओं में उत्कीर्णन का कार्य सर्वप्रथम कब शुरू किया गया था? सातवाहन शासनकाल में अजंता की गुफाओं में उत्कीर्णन का कार्य प्रारंभ किया गया था। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन काल में प्रयुक्त होने वाले चांदी और तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? कारशापण। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कारशापण कहा जाता था। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का प्रारंभ कौन करता है? सातवाहन। सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन थी? प्राकृत। और लिपि कौन थी? ब्राह्मी। सातवाहनों द्वारा किए गए कुछ प्रमुख निर्माण हैं अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा के स्तूप और कार्ले का चैत्य। किसके सिक्कों पर जलपोत के चिन्ह मिलते हैं? तो यज्ञश्री सातकर्णी जो सातवाहन वंश के एक शासक थे, उनके सिक्कों पर जलपोत के चिन्ह मिलते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी इनका नाम है। सातवाहनों में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी? मातृसत्तात्मक। सातवाहन भी समाप्त। अब बीच में कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं, शक, पहलव, कुषाण। तो जो कनिष्क है वो कुषाण वंश का ही होता है। तो देख लेते हैं 2-4 क्वेश्चन विदेशी आक्रमण से। भारत में सबसे पहले आक्रमण भी यूनानियों का ही होता है। और सोने के सिक्के सबसे पहले जारी कौन करता है भारत में? यूनानी जारी करते हैं। सिक्कों पर राजाओं के चित्र एवं तिथि लेखन की परिपाटी को किसने शुरू किया? यह भी यूनानियों ने ही किया था। आगे बढ़ते हैं। पहलव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गोंदो फर्निस। शक, पहलव, कुषाण, इस तरह से क्रम चलता है ना। तो पहलव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक आता है गोंदो फर्निस। अब जूनागढ़ अभिलेख पढ़ते हैं। जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। और लिपि कौन सी थी? अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो हमने उसमें बताया है, और नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण किसने करवाया? रुद्रदामन। किसने निर्माण करवाया? लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कौन करता है? कुजुल कडफिसेस और 15 ईस्वी में। कनिष्क मत करना इसका आंसर। स्थापना करता है कुजुल कडफिसेस 15 ईस्वी में। कुषाण शासकों ने किन सिक्कों को प्रचलित किया? सोने और तांबे के सिक्कों को प्रचलित किया। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? अब आता है कनिष्क। और कनिष्क राजा कब बनता है? 78 ईस्वी में। कनिष्क ने 78 ईस्वी में कौन सा संवत शुरू किया? तो शक संवत शुरू किया कनिष्क ने। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? यह थी पुरुषपुर यानी पेशावर। कनिष्क की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहाँ पर कौन सा नगर बसाया? तो बसाया था कनिष्कपुर। अब कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। बौद्ध धर्म जब हम पढ़ा रहे थे, चारों बौद्ध संगीतियों का हमने अच्छे से वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कहाँ पर भी किसका शासनकाल था। और अगर अब हम
प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बौद्ध धर्म का वीडियो मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। तो कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है उसका आयोजन कहाँ किया जाता है? कुंडलवन में। और कुंडलवन कहाँ था? कश्मीर में। उसमें अध्यक्ष कौन होता है इसका? वसुमित्र। और इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है, आप उस वीडियो से ये देख सकते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो यह महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क किस धर्म का था? बौद्ध धर्म को मानता था। और वह किस शाखा का था? महायान शाखा का अनुयायी था। चतुर्थ बौद्ध संगीति में कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो विभाषा शास्त्र पुस्तक लिखी गई। और किसने लिखी? वसुमित्र में। ध्यान रख लीजिएगा। महान दार्शनिक अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? तो वह रहता था कनिष्क के दरबार में। और वह कौन था? कनिष्क का राजकवि। अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं दो हैं, एक तो बुद्ध चरित, यह तो सब जानते हैं, एक और पुस्तक है सूत्रालंकार। आगे बढ़ते हैं। कुषाण काल में दो कला की प्रमुख शैलियां भी हैं, मथुरा शैली एवं गांधार शैली। कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान कौन कौन थे? मुख्य विद्वान हैं नागार्जुन, चरक और अश्वघोष। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन था? नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया। और नागार्जुन ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है माध्यमिक सूत्र। चरक संहिता का लेखक कौन था? चरक था। और चरक कौन था? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विभाषा शास्त्र। कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? तो अश्वघोष ने दीक्षित किया। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने। और कुषाण काल में चीन और रोम के मध्य व्यापार किस मार्ग से होता था? रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग। अभी कुछ टाइम पहले बहुत प्रचलन में था सिल्क रूट, तो शायद अभी चीन के अंडर में है। तो कुषाण काल में चीन और रोम के मध्य व्यापार इस रास्ते होता था। और कनिष्क वहाँ से काफ़ी आय भी करता था, राजस्व वो जो टैक्स वगैरह लेता था। तो ये कनिष्क के समय का है, रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम दक्षिण भारत और गुप्त वंश वगैरह